अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, ओहदा ख्वाह कोई भी हो, लेकिन अगर कुछ करने का इख्तियार ना होना तो बड़े से बड़ा ओहदा भी बेमायनी और बेकार होकर रह जाता है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मुल्क की सियासी तारीख में हवालात से इलेक्शन लड़कर जीतने वाले वसीम अख्तर को ओहदा संभाले 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, लेकिन अभी तक वो इख्तियारात का रोना रोते हुए ही नजर आ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसी तकरीब या कोई ऐसा मौका गुजरा हो जहां उन्होंने अपने इख्तियारात के बारे में एतराज़ात शिकायत ना उठाई हों, जबकि इसके बरक्स सूबाई हुकूमत यही कहती दिखाई देती है कि मेयर कराची सिर्फ काम न करने के बहाने तलाश कर रहे हैं, जबकि कानून के मुताबिक उनको सारे इख्तियारात दिए जा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क को 60% रेवेन्यू देने वाला जो शहर है यह मसाइल का गढ़ बन चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल तो रेंजर्स ने संभाली हुई है, लेकिन शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं जो कि पूरी तरह से सलामत हो। हर गली और हर चौक में कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं। गलियों मोहल्लों में गंदे पानी के गटर उबल रहे हैं। आवाम को पीने के लिए साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। कराची की आवाम सियासी जमातों में ताकत की बंदरबांट में दबकर रह गई है। अब सूरत हाल कुछ ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए थे, मेयर कराची ने उसी सुप्रीम कोर्ट में अपने इख्तियारात के लिए अब जाने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि अब क्या पाकिस्तान के हर छोटे बड़े मसले का हल सुप्रीम कोर्ट और फौज के पास ही है? अगर हाँ, तो फिर ये सिविल हुकूमत का बोझ आखिर आवाम पर क्यों डाला हुआ है? सिविल हुकूमत किस मर्ज की दवा है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पाक फौज अपनी पूरी ताकत से फसादियों के फसाद को रद्द करने में जुड़ी हुई है। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के बाद अब लाड़काना और सखर में दहशत फैलाने वाले 16 शिद्दत पसंदों ने रेंजर्स के सामने हथियार डाल दिए हैं। ये कामयाबी दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के भरपूर अज़्म को जाहिर करती है। जहां मुल्क की सियासी जमातें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगी हुई हैं, वही मुल्क भर में जारी रद्दुल फसाद ऑपरेशन के तहत पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। पूरी कौम को उस दिन का इंतजार है जब पाक फौज पाक सरजमीन से फसादियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी और मुल्क में अमन होगा। इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा इसमें बात करेंगे नाजरीन के 9/11 के बाद दुनिया में अमन की ख्वाहिश के लिए पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जो जंग आज तक अपने ऊपर मुसल्लत की हुई है, अब वो खुद पाकिस्तान के गले में पड़ चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जानों और बहुत माली नुकसान के बाद कल अमरीकी कांग्रेस पैनल के सरबराह और पेंटागन के एक साबिक ओहदेदार ने एक मुश्तरका मजमून में जहर उगलते हुए ट्रंप इंतजामिया पर यह जोर दिया है कि जो पाकिस्तान है इसके साथ एक इत्तेहादी जैसा जो बर्ताव है, सलूक है, ये ख़त्म किया जाए। और अमरीकी रहनुमा टेडको ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान को दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाला मुल्क करार देने का बिल भी पेश कर दिया है। आखिर अमेरिका के इस रवैये के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को अब अमेरिका के साथ रिश्तों पर नजरसानी की ज़रूरत नहीं? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में रऊफ क्लासो साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया क्लासो साहब आपका। कराची से हमारे साथ ज़फ़र इलाली साहब हैं और कराची से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल क़य्यूम सोमर साहब मौजूद हैं। मेरे तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। क्लासो साहब आपसे शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, हमें मरदमशुमारी करवानी है, हमें फ़ौज चाहिए। हमें पोलियो के कतरे पिलाने हैं, हमें फ़ौज चाहिए। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है, फ़ौज चाहिए। एक मैच भी करवाना है तो हमें फ़ौज चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर नजर लगी है हमारी आवाम की। बल्दियाती इंतखाबात तो करवा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब मेयर कराची वो कह रहे हैं कि मैंने सूबाई हुकूमत का भी दरवाजा खटखटाया, मैंने वफाकी हुकूमत से भी रोना रोया कि मुझे इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। वापस वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। क्या अब इख्तियारात भी सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगी? शाहजहा, बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया है और ये बड़ा गहरा और बड़ा कम्प्रीहेंसिव सवाल है जो आपने किया है। एक तो इसके 2-3 इसके जवाबात हो सकते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशन से हम देखते हैं। एक तो यह है कि हम कह सकते हैं कि फ़ौज अगर ये सिविलियंस की मदद को आती है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फ़ौज भी एक इस मुल्क का इदारा है, उनको भी तनख्वाहें मिलती हैं और अगर बाज़ दफ़ा पुलिस से या दीगर इदारों से बात बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी पुलिस जो है वो ट्रेंड शायद नहीं होती कि मिलिटेंट जितने ट्रेंड होकर आते हैं और फाइट करते हैं और जितनी उनको वहाँ से पीछे से उनको सपोर्ट मिल रही होती है, शायद हमारी पुलिस जो है इतनी ट्रेंड नहीं है कि उनका सामना कर सके। तो चलें ठीक है जी, आप रेंजर्स को ले आते हैं या आप आर्मी की आप उसमें आप उसको इन्वॉल्व कर लेते। एक हद तक तो ये ठीक है कि अगर वो सपोर्ट को आती है तो इसको बड़ी बात नहीं समझना चाहिए। दुनिया भर में और बहुत सारे डिज़ास्टर या बहुत सारी अगर एमरजेंसीज हो जाएँ तो आर्मी वहाँ पर भी आ जाती होती है। लेकिन ये जो बात आप कह रही हैं, ये इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है ये हमारे मुल्क में कि हर मसले का हल जो है अब या आर्मी के पास हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की। हुआ ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस ने पुलिस को बना लिया गुलाम।
इन्होंने बैठ के की सारी पुलिस लगा ली है अपनी सिक्योरिटी पे। बिल्कुल। फिर भर्तियों में इन्होंने आके अपने बंदे लगवाने की कोशिशें की हैं, कोशिशें क्या की हैं, लगाए हैं, नौकरियां फिर इन्होंने बेची हैं। इसके बाद डीपीओ जो लगेगा, आपका आरपीओ लगेगा, आपका आईजी लगेगा, वो जब तक आपको ओथ ऑफ एलिजियंस नहीं देगा, आपके ख़ानदान की और आपकी नस्लों की वहाँ पे आके ग़ुलामी की कसम नहीं खाएगा, आप वहाँ पे कोई अफसर लगाने को तैयार नहीं है। मैं पंजाब की मिसाल दे देता हूँ, वहाँ शारिक कमाल सदीकी थे बहावल नगर में। अब उनको वो वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया, आईजी पंजाब ने फ़ोन किया कि आप जाएँ और उनका आलमदाद ललीका साहब कोई हैं, आप उनके घर खाना खाएँ जाके। उनके कोई बंदे पकड़े थे, उन्होंने कोई लड़ाई शड़ाई उनकी हुई थी। अच्छा। उसने कहा मैं नहीं जाता, उसको सूबा बदर किया है। ये ज़रा देखते, इसके बाद पुलिस आपकी कहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। या मोहम्मद अली नेकोकारा ने वहाँ पे गोली चलाने से इनकार किया, उसमें वहाँ पे आपको याद होगा धरने के दिनों में इस्लामाबाद में, और उसको नौकरी से बरतरफ किया। आफ्ताब चीमे ने ये काम किया था। और बहुत सारे लोग हैं कि आपको पुलिस वाला अच्छा ही नहीं लगता जो थोड़ा सा आके मेरिट पे बात करने की कोशिश करेगा, कमिटमेंट करने की कोशिश करेगा, या गलत अहकामात मानने से इनकार करे, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। पुलिस को इन सियासतदानों ने मादरत के साथ इतने बुरे तरीके से अब्यूज़ किया है, और दाद देनी चाहिए पुलिस वालों को भी कि वो भी अब्यूज़ हुए। उन्होंने भी अपनी आके इज्जत पे कंप्रोमाइज़ किए हैं, अपनी वर्दी पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए हैं, सेल्फ उनकी रिस्पेक्ट पे किए हैं। उसका नतीजा ये निकला है सारी पुलिस आपकी तबाह होकर रहेगी। ये सियासतदानों के घरों में, ये आपके पॉलिटिशियंस के घरों में, ये एमएनए एमपी सेनेटर्स के घरों के बाहर खड़े। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा हुआ है कि पोस्टिंग लेने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। बंदे मार देंगे, मॉडल टाउन में मारे आपके सामने, उन्होंने बंदे मार दिए कि हमें नौकरी चाहिए, हमारी नौकरी है। एक चीज़, और दूसरा ये होगा कि सियासतदान जो है वो उसमें चक्कर में पड़ गए हैं कि हमने तो कुछ नहीं करना, जो भी करे अब सुप्रीम कोर्ट करे। तनख्वाह वहां पे 15 जजेस बैठे हैं, वो तनख्वाह लेते, पार्लियामेंटेरियन तनख्वाह नहीं ले रहे। एक और बात है ना, वोट हम ना फौज को देते हैं ना ही हम सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल हम इनको देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ ले, तो आप तो कराची का रोना रो रही हैं, बिल्कुल ठीक रो रहे हैं। मैं और आमिर मतीन कराची गए थे और देख के मैं रोना आया कि इतना बड़ा शहर था, उसका हशर क्या होगा पिछले 8-10 सालों में। मैं आज लाहौर आया हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये सिर्फ 4-5 आपकी सड़कें छोड़ के ना, जो मेन आपके हैं, आपके पॉश एरियाज हैं, बाकी लाहौर की आपकी कराची से भी बदतर उसकी हालत हो चुकी है। मैं आपसे पूछ रहा तो चले, आपको ये तो पता नहीं कराची का मेयर है, उसका नाम वसीम अख्तर है, आप मुझे लाहौर के मेयर का नाम बता दें। आपको नहीं आता? बिल्कुल नहीं, मुझे भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। और ये इलेक्ट कर चुके हैं। आप लोगों ने यहाँ तमाशे बना लिए हैं कि आप हमें ये कहते थे कि हम पॉलिटिशियंस आएंगे, हम पावर को नीचे ला के लोगों को देंगे। आपने लोगों को देने की बजाय खुद अपने पास रख लिए। आपको मुझे अगर लाहौर के आपके मेयर का नहीं पता, आपने जिस तरीके से आप तो पावर रो रही है ना कराची के, वहां पे कराची की पावर्स नहीं। चलो एमक्यूएम को ये दाद दें, वसीम अख्तर को रोला डाला हुआ है। आपके पंजाब में तो कोई रोल ही नहीं डाल रहा। बिल्कुल यही गुलामी की हद देखें कि पंजाब में तो कोई सर नहीं उठा रहा। भाई नहीं पता हमारा मेयर, हमें नहीं पता, हम दोनों को नहीं पता। हम अपने आप को 100 कार्ड बड़ा जर्नलिस्ट समझते हैं, अगर हमें नहीं पता कि आपके लाहौर का मेयर क्या है, उसका काम क्या है। इतनी बुरी हालत है आपके लाहौर की, कर्नल साहब है, जो भी हैं भाई, हमें नाम का नहीं पता। ये हमारी नहली, चलो लोग कहेंगे आप बड़े नाहल जर्नलिस्ट हैं, आपको पता नहीं है, फेयर इनफ। और मैंने आज वहाँ पे जिस तरह ट्रैफिक देखी, जिस तरह गंद मैंने लाहौर में देखे, लोग तो कराची को भूल जाएंगे। यहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट हुई है सही, यहाँ पे सब अच्छा है, क्योंकि मीडिया पे शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी बैठे हुए हैं। वो ये मेरे जैसे सहाफ़ियों के जरिए कहते हैं सब अच्छा है, और मैं कहता हूँ सब अच्छा है। लाहौर की हालत भी आपकी कराची से कोई बेहतर नहीं रह गई। बिल्कुल सही। कयूम सोमरम साहब, अगर बल्दियाती इदारों बल्दियाती गवाही दिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जोरों शोर से, अगर इख्तियारात देने नहीं थे तो ये ऐसे इंतखाबात का फ़ायदा क्या? मेयर कराची कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई ऐसा फंक्शन उनका नहीं होता, कोई उनकी मीडिया टॉक ऐसी नहीं होती जिसमें वो अपने इख्तियारात की जो है ना वो जंग लड़ते हुए नजर नहीं आते। क्यों सिंध हुकूमत उनको इख्तियारात नहीं दे रही है? बकौल आप लोगों के कानून के मुताबिक तो सारे इख्तियारात दे दिए। वो कहते हैं भाई माली मुआवनत उस तरह से नहीं की जा रही है, उनको उस तरह से फंड्स नहीं दिए जा रहे जिस तरह उन्होंने काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये बिल्कुल बात सही है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने मेयर्स हैं। क्या हैदराबाद में, सिंध में सिर्फ एक ही मेयर है जिसका नाम वसीम साहब है? हैदराबाद का मेयर है, सखर का मेयर है, इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं। लेकिन सिर्फ एक बंदे की ये रिट क्यों है? इसका मकसद है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है। वो मोटिव्स हैं जो पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि कराची के अंदर जो है उनके अलावा और कोई जो है जमात जो है वो अपना तारीखी किरदार अदा करे या कुछ कर सके। इसलिए ये जो है 100 दिन हो गए हैं
अच्छा, आज चीफ मिनिस्टर सिंध साहब का जो बयान है, मैं समझ रहा हूँ वो रिकॉर्ड बयान है। उसके बाद तो काफ़ी हद तक ये गलत फहमी ख़त्म होनी चाहिए थी। उन्होंने आज खुद कहा है कि 50 करोड़ सफाई के हवाले से, कराची के हवाले से हर महीने इनको दी जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो काम करें। लेकिन अब एक जो है रोना जो है वो उनका मुकद्दर है, वो एक सिर्फ एक साजिश के तहत और एक बिल्कुल एक उनकी प्लानिंग है कि रोते रहो और काम हो नहीं रहा है उनसे। अगर देखें आपका एक्शन सही हो, आपकी नीयत सही हो तो रास्ते खुल जाते हैं। आपने कहाँ पे स्टार्टिंग की? एक दिन के लिए तो आपने आकर के मीडिया के सामने मुहम सफाई शुरू कर दी, फिर उसके बाद आप लोग घर बैठ गए। ये बात नहीं है। देखें, जहाँ तक नहीं, मैं बात पूरी करना चाहता हूं, जहाँ तक अख्तियारात की बात है, ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बात करेंगे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में आखिर मेयर्स के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि लोग बल्दियाती इदारों से खुश थे, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल होते थे, लेकिन जमहूरी हुकूमत में, जमहूरी दौर में ऐसा क्यों नहीं है? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जो साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में जो बल्दियाती निज़ाम था ना, जो मुतारिफ करवाया गया था, इससे वो कह रहे हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली नहीं कह सकते, बल्कि वो तो दरअसल डेवोल्यूशन ऑफ पावर इख्तियारात का इन्दाम था, उस तरह का निज़ाम था जिसके तहत जो सूबाई हुकूमत थी ना वो बिल्कुल महदूद होकर रह गई थी। ये क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वज़ीर आला सिंध? शाजिया, अगर ये जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं और उनका हक बनता है देने के लिए, इसलिए कि वसीम अख्तर साहब ने कहा है मैं पावरलेस हूं, तो चलिए बड़ी अच्छी बात है कि ये आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का, मैं कहता हूं, चौकीदार है। द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट वाकई उस पर प्रोनाउंस कर सकता है और इंशाल्लाह करेंगे। मगर ये वसीम अख्तर साहब जो कह रहे हैं कि मैं पावरलेस हूं और ये और वो, जब उनके पास पावर था तो बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए, एक FIR रजिस्टर नहीं हुआ। जब उनके पास पावर था तो लोगों को याद है कैसे वो एक चैनल पे बैठे हुए, जब वो बेचारी वो शायद हामिद की जो विडो थी, जो उनकी बेवा थी, वो कह रही थी कि मेरा ख्याल है ये MQM ने किया है और सहूलत मिर्जा ने किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी झूठी औरत मैंने कभी नहीं कभी देखा है या सुना है, इतना बड़ा झूठ इस औरत से। तो कहने की बात यह है कि देखिए, ही इज अ कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर और लोगों को भूले नहीं है ये बात। मगर अब जो ये कह रहे हैं कि पावरलेस है, हाँ सही कह रहे हैं, सिर्फ कब्रिस्तान और पार्क्स वो क्लियर कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, KDA, KWSB, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरे जो हैं बिल्डिंग, ये सब जो है ये उनके हाथ में नहीं है, ये अब PPP का जागीर बन गया है। और सबसे बड़ी बात वो जो सब कर रहे हैं कि अब जो पैसे जो पहले लंदन जा रहे थे शाजिया, अब तो वो दुबई जा रहे हैं। ये कुमरो साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मानेंगे नहीं, मगर ये एक फर्क आया कि जितने पैसे थे, अब आ जाएं आप कि क्या हुआ जो पैसे मिले मुशर्रफ साहब से। हाँ। देखिए, जो पैसे मिले इनको मुशर्रफ साहब से, लोग कहते हैं $6 बिलियन मिले ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। उस $6 बिलियन से पॉपुलरली लोग कहते हैं 50 लगाया गया और 50% खाया गया, और जिस 50% खाया गया 25% तो लंदन गया, और फिर उसका जो 25% लगाया गया, और कुछ कहते हैं कि शायद लंदन नहीं कोई और जगह गए थे कि इसलिए कि उस वक्त नाजिम कुछ और थे। मेरे कहने की बात यह है कि ये लोग जो अब आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब बातें कर रहे हैं पावरलेसनेस, हमारे पास इख्तियार आ जाए हम ये कर देंगे, जब उनके पास इख्तियार था तो क्या किया? मैं नहीं समझता उन्होंने $6 बिलियन खर्च किए कराची पे। और जो उनके बंदे, आज एक आदमी हेड ऑफ KWSB जो लंदन में इस वक्त है, उन्होंने मुझे फोन करके ऐसे पर्सनल चीजें बताएं लोगों के बारे में जो मैं रिपीट नहीं कर सकता। भले ही 50 रुपए खाए, 50 रुपए लगाए, लोग तो आज भी मुस्तफा कमाल के दौर को याद करते हैं। क्या याद करते हैं? मुस्तफा कमाल साहब को 2-4 सवाल ठीक से जम के पूछें तो उनको भी दौर याद आ जाएगा। किधर गए थे पैसे? जो 50% लगा था, 25% लोग क्या कहते हैं, किस मुल्क में गए थे, वो कैसे वापस आया, क्या हुआ लंदन में, ये सब लोगों को पता है। सही। अब क्या बातें करनी है। क्लास साहब,
एमक्यूएम के मेयर अगर डिफेंसिव पोजीशन पे आ गए, इसकी वजह नहीं, एमक्यूएम बिखर चुकी है, एमक्यूएम मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो चुकी है। जो एमक्यूएम की एक ताकत थी वो अब एमक्यूएम की ताकत नहीं रही, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सामने वो आवाज़ नहीं उठा पा रही। पीपल्स पार्टी को तो सबक सीखना चाहिए ना कि अगर एक दौर में एमक्यूएम बड़ी पावरफुल थी, जनाब मुशर्रफ की ब्लेसिंग थी, उन पे जीएचक्यू मेहरबान था, उन पे सारे मेहरबान थे, 8-10 साल बड़ा रूल किया उन्होंने। और उनके दौर में जैसे भी कह रहे थे लाली साहब, बहुत सारे वो भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, बड़ा वहाँ पे इनको बड़ा फ्री हैंड। फिर क्या हुआ, जब पावर को आप, वो कहते हैं ना, पावर वो होती है जिसको आप सिर्फ डरावा रखते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। जो चीज़ आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मैं अब ये काफ़ी पी रहा हूँ, जब इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो काफ़ी कम होती जा रही है। सो अक्लमंदी ये होती है कि आपके पास पावर होगी उसको वाइजली यूज़ करें। पीपल्स पार्टी को उनके डाउनफॉल से सीखना चाहिए कि एमक्यूएम ने ये तरीका रखा, उन्होंने कभी डैम केयर, और उस वक्त पीपल्स पार्टी विक्टिम थी, इनके साथ ज्यादतियाँ हो रही थी, जेल में थे, मुकदमे थे, बला बला, नैब था और बहुत सारे इश्यूज थे। फिर अगर एमक्यूएम का फॉल हुआ, इतनी पावरफुल पार्टी का हुआ है, तो आप लोगों तो उससे सबक सीखे, आपको डिवॉल्व करना चाहिए थी पावर, आपको तो जाके पैसे उनको बांटने चाहिए। तब सूबे क्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा ज्यादती किया इन्होंने, 18वीं तरमीम के साथ पावर तो ले लिए हैं। ये उस वक्त कहते थे कि सेंटर जो है ना ये डिक्टेटर बन चुका है, ये इस्लामाबाद जो है ये रूल कर, इसका कोई इसका जवाब नहीं बनता, तमाम की तमाम पावर्स आप सूबों को दे दें। और क्रेडिट भी 18वीं तरमीम का यही लोग लेते हैं, दोनों लेते हैं ना, पार्टी लेती है। अब क्या हुआ है कि इनके पास पावर्स बेपनाह आ गई है, कैपेसिटी नहीं है और साथ में विल नहीं है, ना ये काम कर सकते हैं, ना ये डिलीवर कर पा रहे हैं। जो पावर्स इनको मिल गए, फाइनेंशियल पावर्स मिल गए हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिल गए हैं, इनको पैसे मिल गए हैं, इनको अरबों रुपए के एनएफसी मिलते हैं, खुद एनएफसी ले रहे हैं और आगे उनको डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं दे रहे। आप सारा पैसा चंद आपने शहरों पे लगाना शुरू कर दिया, उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो सारी की सारी माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ रही है। आपके लाहौर के साथ ये ट्रेजेडी हो रही है कि आपने इसको ज्यादा बना दिया, मेट्रो आ गया, ट्रेन आ गया, बड़ा आपको बड़ा अच्छा शहर लगना शुरू हुआ। जैसे किसी दौर में आप कहते थे उसके बारे में कराची रोशनियों का शहर है, पूरा पाकिस्तान चल के कराची जाके आबाद हो गया, रोशनियों का शहर है, नौकरी मिलती है, हर तरह की कौम बस्ती है और हर तरह की कौम बस्ती है, जिसके बाद में मसाइल पैदा हुए। अब सेम आपको मैं आज यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ, लाहौर के साथ यही कुछ होगा कि आपका पूरा पंजाब खोते रेडियो समेत अपने बाल बिस्तर उठा के सारे लाहौर में आ रहे हैं। रीजन कि आप उस फंड को बहर वो ट्रांसफर नहीं कर रहे। जो बात आपने कि जनाब मुशर्रफ का, अगेन मैं बहुत सारे क्रिटिक हूँ चीज़ों का, 2-4 चीज़ें जनाब मुशर्रफ ने बड़ी अच्छी की थी। उसमें डेवोल्यूशन पावर एक थी कि उन्होंने वहाँ पे पहले जो आपके पास एनएफसी था, जनाब मुशर्रफ ने सूबों में पीएफसी बना दिया, वहाँ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, कि आप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आबादी, गुर्बत और बैकवर्डनेस की बुनियाद पे फंड्स हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट्स को पहली दफा फंड्स मिलने शुरू हुए और उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए। इन्होंने कहा नाज़िम करप्ट है। भाई आप कौन से फरिश्ते निकले हैं जनाब? अगर नाज़िम करप्ट थे तो आपने तो उससे ज्यादा बड़े बड़े माल बनाए हैं, आपने ज्यादा बड़ी बड़ी जदादें बनाई हैं। अगर नाज़िम ने डिलीवर कर सका तो आप नहीं कर सके। एक और बड़ी अफसोसनाक हमारे पाकिस्तान में ना एक यहाँ पेनिट्रेशन हो चुकी है। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, जो बात अभी हम कह रहे थे शो में, वो कहते हैं 100 रुपए में से 80 रुपए खा जाओ, 20 रुपए तो लगा दो। ये इससे ज्यादा डिफीटेस्ट माइंड सेट कोई नहीं हो सकता। ये इंस्टीट्यूशंस की फेलियर है, आपके लीडरों की फेलियर है, आपकी सिविल हमारी ब्यूरोक्रेसी की नाकामी है, ये अवाम की नाकामी है कि हमें इस लेवल पे ले आए हैं। वो कहते हैं 100 में से आप 80 रुपया खा लो, कोई बात नहीं, 20 रुपए तो लगा दो, 20 रुपए तो लगा दो यहाँ पे। तो उसके बाद तो ये हालात होंगे जो आपके सामने आ रहे हैं। जी आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे से पूछ रहे हैं? बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाहता था, मैं ये बता रहा था, देखें हमें सिंसियर होकर के अपने प्रोविंस के लिए, अपने शहर के लिए काम करना चाहिए और कुछ तो आप काम करके दिखाएं, उसके बाद आपके साथ लोगों की सिंपैथी हो। अब तो हालत यह है कि आपके इनका रोज रोज की इस तरह की बात करना, रोना। अब कराची के शहर के जो शहरी हैं यहाँ के, वो उकता गए हैं, वो अपने मेयर से बेजार हो गए हैं कि यार ये रोजाना वही कहानी। कहीं से तो आप इब्तिदा करें। आपको जब 50 करोड़ हर महीने सफाई के पैसे मिलते हैं तो कहीं से तो स्टार्ट करो, कोई तो चीज दिखा दो। आप मुझे बता दें, ये जो 100 डेज पूरे हो गए, मेयर साहब एक काम बता दें कि जी मैंने 100 दिन के अंदर ये मैंने इब्तिदा की और ये मैंने काम करके दिखाया। सिर्फ बातों की हद तक और इल्जामात की हद तक तो बातें सामने आ रही हैं, प्रैक्टिकली इनको करना इसलिए नहीं है कि अब एमक्यूएम की वो हालत नहीं है।
अगली इलेक्शन का मसला आ रहा है, ये सारा पॉलिटिकल मामला है। वो समझ रहे हैं कि हमारी पोजीशन डाउन हो रही है और अगली इलेक्शन को हम अच्छी तरह से विन नहीं कर पाएंगे। वो दोस्त और धांधली और जो इनका तरीकेकार होता था इलेक्शन जीतने का, वो जो नो गो एरियाज बने हुए थे, जो इनके पोलिंग स्टेशन पे कोई वोट देने नहीं जाता था, अब वो सब एक्सपोज होने जा रहे हैं। इनको यही खौफ है कि हमारा वो भरम टूट रहा है। वो हमने जो 30 साल से कराची को यरगमाल बनाया हुआ था, यहाँ के शहरियों को यरगमाल बना के रखा हुआ था, गन पॉइंट पे और टीटी शो पे जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट अपने हाथ में रखते थे, वही चीज उनको रोना सामने आ रहा है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है, यही अख्तियारात पहले भी थे और इन्हीं जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में उनका हाथ खुला हुआ था और बिल्कुल ही खुला हुआ था। आज तक एहतिसाब नहीं हुआ है। मुझे बता दें कि मेयर साहब के पूरे दौर में आज भी उन्होंने ये नहीं बताया है कि मैंने पैसे कहां खर्च किए, एक रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई। और उन तमाम तरफ इल्जामात और बातों करने के बावजूद भी, लेकिन मैं उन मामलात में नहीं जाना चाहता। अगर मेयर कराची इख्तियारात होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे, आपको घुमाते फिराते रहोगे और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करोगे तो ये मुनासिब नहीं है। और ये पीपल्स पार्टी ने देखे, क्या सीएम अपने सारे अख्तियारात दे दे, चीफ मिनिस्टर के भी अख्तियारात उनको दे दें, क्या प्राइम मिनिस्टर अपने उनको अख्तियारात दे दे, उसके बाद ये मुतमईन हो जाएंगे? इनको मुतमईन करना है तो ये अवाम को मुतमईन करे, लोगों से ये वोट लेकर आए। अगर वो इख्तियारात के बावजूद अवाम को मुतमईन नहीं कर पा रहे तो ये फिर आप लोगों का काम है। देखिए, हमारा जहां तक इनको सपोर्ट करना, सिंध गवर्नमेंट की जहां तक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंध गवर्नमेंट अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेयर कर रही है। और मैं शादिया एक तारीखी बात कर रहा हूं, इसको अगर MQM वाले दोस्त चैलेंज करें तो मैं हाजिर हूं। आज भी जितने अख्तियारात मेयर कराची को हैं, तमाम प्रोविंस के मेयर को वो अख्तियारात हासिल नहीं है जो कराची के वसीम अख्तर साहब को अख्तियारात है। आज भी इस पोजीशन में भी तमाम मेयर और भी तो काम कर रहे हैं ना, उन्होंने क्यों नहीं ये बात की है? इसलिए कि ये इनको जो है काम करना नहीं है, बहाने तो फिर हजार बना सकते। मुझे ब्रेक लेने दें, मुझे ब्रेक लेने दें। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब कुछ बात कर लेते हैं सक्खर और लाड़काना में अब 16 शिद्दत पसंदों ने रेंजर्स के सामने हथियार डाले। क्लासा साहब, कितना खुशाइंद अमल है और कितनी बड़ी कामयाबी है रेंजर्स की ये? मैं इस पे कोई डाउट्स नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन हमने बहुत सारी न सिंध के बारे में स्टोरीज़ पढ़ी हैं, बल्कि नूरुल हुदा शाह साहब बहुत बड़ी अदीब भी हैं, बड़ी इज़्ज़त है मेरे दिल में उनके बहुत सारे प्लेस भी हैं कि सिंध में जब कोई इस तरह के कोई डेकवेट्स, कोई रॉबर्स बनते थे, माजी की बात कर रहा हूँ, आपकी वो बाकी मेरे कराची के जो दोस्त बैठे हैं बेहतर बताएंगे कि सिंध में हमने देखे, अब इसकी या तो डिटेल्स बताई जाए ना कि दहशतगर्द जो कौन है। बाज़ अब हमने ये भी देखा है जो प्लेज में, तहरीरों में, और ऑफ कोर्स के उनके सिंधी अदीब लिख रहे थे, ज़्यादा लोग तो वहाँ के वडेरे के जुल्म के ख़िलाफ़ लोग उठते रहे हैं, वहाँ पे उन्हीं की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावतें की हैं जो माजी में हमने देखा है। बहुत सारे डाकुओं के नाम आते थे। तो सिंधी तो आपका वडेरा जो है वो आज भी उतना ही पावरफुल है जितना आज हम देखते थे 30-40 साल पहले ड्रामों में या कहानियों में, चीज़ों में आता था। अगर उनके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट की थी, जैसे छोटू गैंग को हमने देखा यहाँ पे पंजाब में कि छोटू गैंग तो बेसिकली तो वही था ना कि पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ वो लोग खड़े हुए थे, कि लोकल जो थानेदार थे, बिल्कुल कि आपने उन पर जुल्म किए, उनको मारा, उन पर तशद्दुद किया, और फिर उसके बाद जो लोकल वहाँ पे बैठे थे, मज़ारी बैठे थे या लगारी बैठे थे या दरेशक थे, जो भी थे, उनके साथ मिल के आपने उन पर मुजारों पे और गरीब लोगों पे जुल्म किया, उन्होंने रिवोल्ट की, जैसे फिल्मी कहानी होती है। तो सेम स्टोरीज ये हम सिंध में भी सुनते रहे हैं। इसलिए मैं तो अपनी वो कहते हैं ना, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, पहले हमें रेंजर्स ये बताए कि कौन लोग थे, इनकी आइडेंटिटीज़ दे, उनकी हमें आके चीज़ें बताए, उनके आके थोड़े से मज़ीद कुछ चीज़ें पेश करे, तो देन आई कैन मेक ए कॉमेंट। सो फार ये कहना कि लड़काना और वहाँ से आपने दहशतगर्द पकड़े लिए हैं, तो फिलहाल मैं एट द फेस ऑफ इट तो मैं बई करने को तैयार हूँ। ये डॉक्टर आसिम था, यही रेंजर्स ने कहा था जी सहूलतकार है जी, ये जी दहशतगर्दों के इलाज करवा रहे हैं। आज वही सहूलतकार जो है बादशाह अपने अस्पताल में पड़ा हुआ है, VIP ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको पीपल्स पार्टी सियासी कैदी समझती है और वो हीरो है। आज वो रेंजर्स किधर है आपकी? आज
आज रेंजर्स की उसी में उसकी आप कैसे हिफाजत में मसरूफ वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आप एक दिन पकड़ते हैं कि जनाब ये सहूलत कार हैं और हमारे पास सबूत है। बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, क्योंकि डॉक्टर आसिम के पीछे पूरी पार्टी खड़ी होगी कि जनाब डॉक्टर आसिम ने बंदे मरवाए हैं, इलाज करवाए, इसको टच नहीं करना। ये होली कौवा है हमारी, इसको कुछ नहीं कहना आपने उसको कुछ नहीं कहा। आज सखर से जाके आपने जी और लड़का आने से दहशतगर्द पकड़ लिया। पहले जो दहशतगर्द आपने पकड़ा था, जरा उसका ट्रायल, उसकी चीज़ें, उसको तो वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप। और उसके पास आजकल मुझे पता है बंदे आ रहे हैं, उसको मिल रहे हैं। अयमन सदर पाकिस्तान साबिक जो हैं वो उनके पास जाते हैं, बाकी लोग जाते हैं, वो खाने हो रहे हैं। मेरे कोई दोस्त मिल के हैं उसे, उन्होंने जनाब वहाँ तो बाशो पार्टियाँ हो रही हैं। तो लिहाजा रेंजर जो है ना पहले की वजह से बदले तो हैं होंगे, लेकिन अगर टॉप के बंदे को शाजिया सजा नहीं मिलेगी ना, तो 4-5 को पकड़ के मुझे पकड़ लें, आपको पकड़ लें, सोमरो साहब फलां फलूं को पकड़ लें, इससे आपका माहौल ठीक नहीं होने वाला। अगर ये मैसेज किया है कि डॉक्टर आसिम का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर लड़काने में जाके चंद गरीब अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने वहाँ पे गरीब सिंधी पकड़ लिए हैं, कुछ चंद हारी पकड़ लिए हैं जिनके पास से बंदूकें निकल आई हैं, तो तोपें थे और गन्ने निकले हैं, तो मैं कम अज़ कम कोई रेंजर्स की बात पे फिलहाल जब तक कोई डिटेल्स नहीं आती, आई एम नॉट रेडी टू बाई इट। जफर इलाली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध रेंजर्स को इख्तियारात देने से कतराती क्यों है? कतराती इसलिए है कि उनको पता है कि अगर वो बेलगाम वो हर जगह चले जाएं तो खुदा जाने क्या आफत आएगी उनके लीडर्स पे और उनके और जो लोग हैं, उनके दूसरे चमचे जो हैं जो सिंध को चला रहे हैं इस वक्त। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्लासरा साहब ने बिल्कुल 100% ठीक कहा था। ये जो क्लिप जो मैंने देखा था ये दहशतगर्दों का, ये तो बड़े वेल ड्रेस्ड वेल शेवन दहशतगर्द थे। ये ज़्यादातर इनके पास 12 बोर और 16 बोर की शॉटगन्स थी, जो इतना लीथल वेपन्स नहीं है। हमारा कुछ आइडिया जो होता है दहशतगर्द का वो और कुछ होता है। मगर बहरहाल पकड़े गए हैं, जैसे इन्होंने फिर कहा, और मैं इंडोर्स करता हूं कि भाई बताओ तो क्या, किसको पकड़ा, क्या नाम, उसने क्या जुर्म किया था और क्या ये बड़ा आपने ये किया है कि इनको परसुएट किया है सरेंडर करने के लिए। तो जब सुमरो साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी देखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में आप इनसे पूछें कि हमें कुछ ये करें, रीअश्योरेंस दें कि वाकई ये ठीक ठाक दहशतगर्द थे। बात क्लासा साहब और हिलाली साहब कह रहे हैं। सोमरो साहब देखें, शायद बात ये है कि हम तो जब से ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमने तो यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, बाकी तमाम पार्टियों ने भी, कि इस ऑपरेशन को सिर्फ आप सिंध तक, कराची तक या किसी मखसूस इलाके तक महदूद न रखें। ये पाकिस्तान का ऑपरेशन है। नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात सिर्फ सिंध के लिए नहीं थे, कराची के लिए नहीं थे, उसमें पंजाब भी था, उसमें बलूचिस्तान भी था, उसमें केपी था। लेकिन 3.5 साल के अंदर मुझे आप लोग, ये दोनों मेरे मोहतरम दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनका ज़ाती तौर पे अपनी जगह बड़ा एहतराम करता हूँ, मुझे बता दे, अगर रऊफ़ क्लासरा साहब ये बता दे, अपनी ईमानदारी से बता दे, ठीक है, इस पे बहस नहीं है कि डॉक्टर आसिम मुजरिम है, मुलजिम है, वाकई मुझे बता दे, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आपने राना मशहूद का नाम जो देखते हुए पकड़ा गया, हर चीज़ सामने है, उसको तो आपने कुछ नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे सहूलतकार जो पंजाब में बैठे हुए हैं उनके तो खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया, केपी में बैठे हुए उनके खिलाफ तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बलूचिस्तान में बैठे हुए उनके खिलाफ तो कोई, सिर्फ अगर पॉलिटिकल नहीं, मुझे शादिया जवाब देने दो, मैं रऊफ़ क्लासरा साहब के में रखता हूँ कि अगर एक बंदे को आपने पकड़ करके पूरे ऑपरेशन का मलबा उसी पे डाल दिया तो ये भी कहीं जस्टिफिकेशन नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस तरह के जो भी मुजरिम है, चाहे वो पंजाब से उनका ताल्लुक हो, चाहे केपी से हो, चाहे बलूचिस्तान से हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर हुक्मरान पार्टी चौधरी निसार साहब का जहाँ इन्फ्लुएंस है वहाँ तो चेयरमैन नेब भी कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ पे आपको कमज़ोर मछली हाथ आ जाती है तो सारे हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं कि जी अब ये जाने न पाए। बाकी लोग कहाँ हैं, उनकी पकड़ धकड़ क्यों नहीं हुई? उन्होंने फाइनेंशियल टेररिज्म में उनका साथ नहीं था क्या? वहाँ पे नर्सरियाँ नहीं है दहशत गर्दों की? मुझे एक तो मिसाल दे कि बड़े लोगों में से किसी को पकड़ा गया हो। क्या राना सनाउल्लाह के ताल्लुकात किसी से ओझल है? किसी को नहीं पता? क्या राना मशहूद के जो किसी मुझे जवाब जस्टिफिकेशन दो। मैं किसी बंदे को या डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्टिफिकेशन ये जरूर चाहता हूं कि ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरी जमातों के एतराज जायज़ है ना कि पंजाब और सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात एक से क्यों नहीं? मैं एक उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने, एक क़यूम सोमरो साहब ने, कि जनाब को एक नाम तो बताएं कि जब जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ठीक कह रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा तो ये हम देखते हैं, मॉडल टाउन वाला सबसे बड़ा वाक़या, फेयर एनफ, तो ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ा मौका आया था कि ये कार्रवाई करते। वो क्या थी कि
अब बेनज़ीर भुट्टो सारी उम्र ये शिकायत करते रहे कि 1990 का इलेक्शन जो था वो ISI और इन्होंने मिल के, इन शरीफ बिरादरन ने मिल के इन्होंने स्टील किया था। जना असलम बेग और जना दुरानी साहब ने उसमें 14 करोड़ रुपए लगाए थे। और बेनज़ीर भुट्टो बेचारे हमेशा ये कहती हुई कब्र में जा लेटी कि हमारे साथ ज्यादती हुई और हमें अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया। जब अदालतों ने इंसाफ दिया और वहां पे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने हुक्म दिया इसकी FIA को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि प्रोसीड करें, कमीशन बनाएं, नवाज शरीफ हो, जो भी हो कार्रवाई करें। आपको पता है खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा जनाब कि हम नवाज शरीफ की दाढ़ी जो है FIA के हाथ में नहीं देना चाहते। जब वो पकड़ने का टाइम आता है, जब एक्शन लेने का टाइम आता है, तो हमारे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त जो पीछे हट जाते, कहते नहीं जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, आप हमें लड़ाना चाहते हैं। मीडिया के सियासी अदाकार बैठे हुए हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, ये फलां के कहने पे हमें लड़ाना चाहते हैं। हम नहीं लड़ेंगे नवाज शरीफ साहब और हम नहीं लड़ेंगे। आज भी देखिएगा कि इनसे पूछा जाए ना, पूछे जरा इनसे, मेरे दोस्त सोमरो साहब से, कि आपने उस वक्त उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जना असलम बेग के खिलाफ कार्रवाई का कहा था, जना असद दुरानी का कहा था, और तमाम सियासतदानों ने जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब को इलेक्शन उन्होंने हराने के लिए जब मौका आया, आप हुकूमत में थे, फेडरल हुकूमत में थे, FIA आपकी थी, सुप्रीम कोर्ट आपको हिदायत दी रही थी, और खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे हम उनकी दाढ़ी नहीं देना चाहते, फिर इनकी शिकायत इनकी जायज नहीं बनती इनकी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सुमर साहब जवाब देना चाहते हैं? मैं जरा ब्रेक पे जा रहे हैं फिर सुमर साहब, या तो ब्रेक पे जाए या मेरा जवाब पूरा सुने। मुझे ब्रेक के बाद एक आखिरी चैंक है मेरा, पाकिस्तान और अमेरिका पे बात करनी है। शॉर्टली आप जवाब दे दें, आपको टाइम दे दें, जवाब दे दें, जवाब दे दें। देखें, बात यह है कि मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि आप इंसाफ करें, सबके साथ करें। आप इंसाफ को विक्टिमाइजेशन पे न ले जाए, ताकि उसकी ये सिमेल नजर आए कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है किसी के साथ। आज तक अगर एहतसाब हुआ भी है, रऊफ किलासरा साहब, आप ईमानदारी से बता दो, मां सवाए पीपल्स पार्टी के बाकी किसके खिलाफ हुआ है? अगर एहतसाब हुआ है तो बीबी के खिलाफ हुआ था, एहतसाब हुआ है तो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ हुआ है। यही बात तो करें कि एहतसाब का मौका आप लोगों के पास आया था, तो आपको नजर ही नहीं आते। मैं कह रहा हूँ ये जो पनामा लीक्स में जो 30 साल मुल्क के साथ लूट मार कर रहे हैं, इनका एहतसाब कब होगा? तो आप पनामा लीक्स में एतजाज अहसन को बनने देते वकील, आपने नहीं बनने दिया। फिर जमात इस्लामी पार्टी बन गई, सर हमने इनकार नहीं किया। नहीं सर, किलासरा साहब हमने इनकार नहीं किया, यही बात आपको बता रहा हूं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने, नहीं मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी बात सुने। 2 दिन पहले यही बात पूछी गई, जरदारी साहब ने कहा मेरे से नहीं पूछा था, अगर मुझे बताया जाता तो हम कहते कि उसको बनाना चाहिए था। हमने तो इनकार नहीं किया था, लेकिन हमसे किसी ने मशावरत नहीं की। सर ठीक है, बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है, मुझे ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक के बाद एक और टॉपिक है, हमें उसको भी डिस्कस करना है। बहुत शुक्रिया सोमर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, अमरीकी कांग्रेस में जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बिल पेश किए जा रहे हैं, लगता यह है कि दहशतगर्दी में 80,000 जानें, अरबों डॉलर का नुकसान करने के बाद भी आज हम अमेरिका की नज़र में दहशतगर्द ही हैं। आखिर क्यों? ये बड़ा मुश्किल एक डिबेटेबल सवाल है। हमारी अपनी एक साइड ऑफ द स्टोरी है। जैसे आपने कहा, हम ये समझते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी उनके लिए, हमने उनकी जंग लड़ी और अपने बच्चे मरवाए, अपना सारा कुछ किया। ये हमारी साइड ऑफ द स्टोरी, जो ठीक भी है। मतलब सारा कुछ, हमारा मुल्क बर्बाद हुआ, हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ, हम टेररिस्ट बन गए, दुनिया का कोई बंदा हमारे यहाँ आने को तैयार नहीं, खिलाड़ी लाने के लिए, जैसे आपने कहा पूरी दुनिया में हमने क्या कुछ नहीं किया। उनकी भी साइड ऑफ द स्टोरी है। वो कहते हैं जनाब कि आपने कोई मुफ्त में जंग नहीं लड़ी, हमने अब तक आपको 9/11 के बाद कोई फिगर जो है 32 अरब डॉलर दिए हैं। अगेन देयर वर नो फ्री लंचेस। या तो आप हमारे दोस्त थे, फ्री अगर जंग लड़ रहे थे, पैसे हमसे नहीं ले रहे, फिर तो आपकी शिकायत बनती है। आपने तो पैसे लिए हमसे, जना मुशर्रफ ने भी लिए हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इन्होंने भी लिए हैं। लंच फ्री का नहीं था, नहीं होता लंच फ्री का। अच्छा, अमेरिकन इस बात पे नहीं बिलीव रखते फ्री लंच, लिहाजा अगर वो हमें इस्तेमाल कर भी रहे थे तो हमारी विलिंगनेस से कर रहे थे, हमें पैसे दे रहे थे, डॉलर दे रहे थे, और 4 साल से ये भी ले रहे हैं। ये बड़े अच्छे थे, उस वक्त कहते थे पीपल्स पार्टी हुकूमत ले रही है, जना मुशर्रफ ने बेच दिया, उन्होंने अमेरिकन के टेलीफोन कॉल पर गिर गए। तो फिर इसहाक डार साहब से पूछे, आप हर साल आप साल में 4 मुलाकातें अमेरिकन एम्बेसडर से करने क्यों पहुंच जाते हैं कि जनाब पैसे दें, हमारी किस्त रुकी हुई है। सो ये हमारे अपने ऑप्शंस थे, हमें यूज़ करना चाहिए था। हमें उस वक्त यही फ़ायदा लग रहा था कि हमें अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए 9/11 के बाद, जो मैं भी समझता हूँ कि ठीक फैसला था। अब बैठ के 15 साल बाद 16 साल बाद में कोई गलत फैसला नहीं, उस वक्त का माहौल था, मेरा ख्याल है वो फैसला यही बनता था। हाँ, डील आप बेहतर कर सकते थे, एक चीज़। दूसरा यह है कि ट्रंप के आने के बाद हमें केयरफुल होना चाहिए था। मुझे याद है एक आध मैं शो में
क्योंकि हम लाइव बैठे थे, शायद आप भी थी उसमें, मैंने उस वक्त ये बात की थी, मैं कि अब वहाँ ट्रंप आ रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन के आ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। हमें थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा, हमें बेवकूफ़ों की तरह ट्रंप के आगे नहीं खड़े हो जाना चाहिए कि ऐ ट्रंप, वो कह रहे हैं आप बैल मुझे मार। सही, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो आपके सामने एक उसका टर्माइल का शिकार है, पूरा यूरोप है, अमेरिका है। सो बेहतर यही होगा कि हमें डिप्लोमेटिकली समझदारी से इन बातों से अपने आप को ज़रा विड्रॉ करें और ट्रंप को बाकी दुनिया के साथ मत्था लगाने दें, हमें मत्था नहीं लगाना चाहिए कम अज़ कम। सिफारतकारी कमज़ोर है हमारी। ज़फ़र हिलाली साहब। चलिए, बड़े मज़े की बात है कि एक ऐन मौके पे जब एक बिल मूव हो रहा है कि पाकिस्तान इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, उसी वक्त एक सेंट्रल कमांड का आर्मी का चीफ आके पाकिस्तान को शाबाशी दे रहा है कि आपका कोऑपरेशन बड़ा कामयाब था और आपने हमें मदद किया और आपने हक्कानियों के खिलाफ भी थोड़ा सा एक्शन लिया। तो मैं सोचने लगा कि भाई ये क्या, ये टाइमिंग पे क्या है, ये गुड कॉप बैड कॉप है क्या? ये वो हडसन इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है जो हुसैन हक्कानी ने कुछ हद तक मदद किया था उनको लिखने के लिए कि कैरेट भी चलाओ और स्टिक भी चलाओ। मगर फिर मैंने सोचा कि ये तो खैर हो सकता है, क्यों नहीं। मगर फिर मैंने एक और चीज़ सोचा, मैंने कहा यार इंडियन कम्युनिटी जो है अमेरिका में, आफ्टर द जूइश लॉबी और इजरायली जूइश लॉबी, इसके बाद तो ये सबसे कुव्वत वाली कम्युनिटी है शाजिया। इंडियन कम्युनिटी, यूएस इंडियन कम्युनिटी जो है ये बहुत मालदार है, शायद यहूदियों के जितना नहीं, मगर आई थिंक कोई और नेशनैलिटी अमेरिका में नहीं है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। और आप सोचिए कि 50% अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स जो हैं, लोग कहते हैं वो इंडियंस हैं, रॉकेट साइंटिस्ट इंडियंस हैं। प्रोग्राम का वक्त साहब माजरत के साथ बहुत शुक्रिया हिलाली साहब आपका, रऊफ क्लासर साहब आपका खासकर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में स्पेशली लाहौर तशरीफ लाने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, अपना फीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।